भारत में इन मुद्दों पे चुनाव होता ही नहीं है। यहाँ पे तो चुनाव होता है राम मंदिर पे, 370 पे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हमारे यहाँ की जनता इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करेगी। जी, आज जो हालात आप पाकिस्तान के देख रहे हैं, आने वाले समय में भारत भी उसी कगार पे आके खड़ा हो जाएगा जी, अगर हम सब ने मिलकर जी, ऐसे राजनीतिक मुद्दों को खत्म नहीं जी, किया। आप मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश के कौन से मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी रहे हों, जी, कभी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकार में मंत्री बनने के लिए आ जाएंगे, विधायक बनने के लिए आ जाएंगे, सांसद बनने के लिए आ जाएंगे, और बच्चों की शिक्षा की बात होगी तो शिक्षा मंत्री भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जैसे-जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीति गर्म होती जा रही है। ऐसे में आज हमारे साथ कानपुर के जिला अध्यक्ष अनु शुक्ला जी यहाँ पर हमारे स्टूडियो द चौहान टैक में मौजूद हैं। अनु शुक्ला जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने अपना राजनीतिक करियर कैसे शुरू किया? देखिए, राजनीतिक सोच के साथ तो हम लोग बहुत पहले से थे, लेकिन जब मैं छात्र था, जी, तब छात्रों की समस्याओं को लेकर कई बार संघर्ष करना पड़ता रहता था। तो मुझे हमारे छात्र भाइयों ने मिलकर ये कहा कि आप इस बार चुनाव में आइए। जी, मुझे चुनाव लड़ाया गया, उनके सहयोग से मैं छात्र राजनीति में ही डीएवी लॉ कॉलेज का अध्यक्ष चुना गया। जी, तब से एक राजनीतिक संघर्ष का उदय चालू हो गया, जी, और राजनीतिक विचारों में तो रुचि पहले से थी, सामाजिक विचारों में रुचि थी, तो वो लेकर वो संघर्ष हमारे छात्र काल से अभी तक चलता चल रहा है। जी, उसी को मैंने उसके बाद मैं कांग्रेस में रहा, जी, कांग्रेस में छात्र संगठन में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, मेन कांग्रेस में रहा। जी, फिर मैंने आम आदमी पार्टी के दामन को थामा, और आज मैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में कानपुर में काम कर रहा हूँ। जी। तो राजनीतिक जो सोच और विचारधारा है, वो मैंने अपनाया, तो मुझे लगता है मेरे छात्र जीवन से ही मैं राजनीतिक काल में जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो जैसे कि इंडिया अलायंस हुआ है अभी, तो इसमें अभी पूरा एक गठबंधन बन गया है, सारी पार्टियाँ, उसमें आपकी पुरानी पार्टी भी कांग्रेस भी है। तो अब वापस से उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा? देखिए, विषय अभी अभी ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन में जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है, या इंडिया गठबंधन में जो लोग नहीं है उनकी विचारधारा क्या है। मेन मुद्दा ये है, जी, हिंदुस्तान को, इंडिया को और भारत जी, आज जोड़ने वाले लोगों की जरूरत जी, है, जो समाज में रोजगार दे पाए, जी, ऐसे लोगों की जरूरत जी, है। उन लोगों की जरूरत है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पाए। जी, लेकिन वास्तव में आप देख रहे हैं, जो सरकार चल रही है जी, वो जुमलों की सरकार है, जी, झूठे वादों की सरकार है, रोजगार छीनने वाली सरकार है, व्यापार बंद कराने वाली सरकार है, महिलाओं को सुरक्षा न देने वाली सरकार है, युवाओं को रोजगार न दे पाने वाली सरकार है, जी, दवाइयों के रेट बढ़ाने वाली सरकार है, सब्जियों के रेट बढ़ाने वाली सरकार है, महंगाई लाने वाली सरकार है। तो हमारी लड़ाई सरकार से है। जी, और इस सरकार के विरोध में जो भी हिंदुस्तानी, भारत का वासी हमारे साथ खड़ा है, हम सब उसके साथ। बिल्कुल। जब जब आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, तब आप तो काफ़ी युवा रहे होंगे और आज भी और पहले भी भारत का जो युवा था, वो राजनीति से पीछे हटता रहता था और आज भी वही हाल है। तो जो हमारे युवा हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको राजनीति में हिस्सेदारी कितनी देखिए, ये एक बहुत मूलभूत समस्या है जिसको हमारे राजनीतिक दलों ने बड़ा चढ़ा के पैदा किया। जी, हमारे यहाँ पे युवाओं को अगर बेहतर शिक्षा नहीं मिलती है जी, तो रोजगार के अवसर खत्म हो जाते हैं और कम हो जाते जी, हैं। सरकारों ने इस बात को हमेशा मान के रखा है कि हमारे यहाँ का यूथ पढ़ा लिखा, समझदार, शिक्षित ना हो। अगर वो पढ़ा लिखा, समझदार और शिक्षित होगा तो हमारी रैलियों में, हमारे जुलूसों में, हमारे जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें नारे कौन लगाएगा? जी,
हम कैसे बता पाएंगे कि मैंने 15 लाख बेरोजगारों की रैली कर डाली? जी, ये बताने के लिए सरकारों ने हमेशा शिक्षा से युवाओं को दूर रखा। जब आप शिक्षित होते हैं तो आप सवाल करते हैं। बिल्कुल, आप जब सवाल करते हैं उसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, सवाल नहीं करते। अच्छा, जब शिक्षित नहीं होते हैं तो रोजगार नहीं मिल पाता है। जी, रोजगार नहीं मिल पाता है तो जैसे ही वो युवा से थोड़ा-सा अपनी यौवन अवस्था में आता है, उसके लिए पहला ये इम्तिहान आ जाता है कि अपने परिवार का, अपने माता-पिता का, अगर शादी हो गई है तो अपनी जीवन संगिनी का, बच्चे हो गए हैं तो उनका कैसे भरण-पोषण करें। बिल्कुल। तो वो उसमें उलझ के रह जाता है। महँगाई से उलझ जाता है, बेरोज़गारी से उलझ जाता है, महँगी दवाइयों में उलझ जाता है, जी, बच्चों को शिक्षा दिलाने में उलझ जाता है और सरकार इस उलझन का फ़ायदा उठाती है। वो हमको और आपको शिक्षित नहीं करना चाहती है। जो लोग सरकार से लड़कर, तंत्र से लड़कर पड़ जाते हैं, वो राजनीतिक और ऐसे समाज के कल्याण के कामों में आ जाते हैं। जी, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ जो नारे लगाने वाले लोग, जी। वो हमारे सामने बराबर में खड़े हों। ये हमसे सवाल पूछे। इसलिए सरकार हमेशा चाहती है कि आप शांत बने रहें, आपका ज्ञान कम रहे, आप बेरोजगार रहें, हमेशा आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर टकटकी लगाए देखते रहें और सरकार आपके मुद्दों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। लेकिन इसका उल्टा देखिए, जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जी, पंजाब में अभी सरकार बनी। जी, मुझे एक उदाहरण आप दे के बताइए कि दिल्ली में एक ऐसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका ऑफिस ना हो जी, पूरी दुनिया की। जी, ऐसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने वहां पे अपने लोगों को डिप्यूट ना किया हो। जी, सारे ऑफिसेस हैं, सारे रोजगार हैं, सारे व्यापार हैं। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, जो क्षेत्रफल में तो बहुत बड़े हो सकते हैं, जी, लेकिन सरकारों की विचारहीनता के कारण वहां रोजगार नहीं है। जी, बिहार को ले लीजिए या दिल्ली के छोटे से क्षेत्रफल में सारी कंपनियों को ला के रख सकता है, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और राज्य जो डबल इंजन की भी सरकारें चला रहे हैं, क्या हुँ, वहां नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकते हम करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं बिजनेस महोत्सव के लिए, हैं। जो जी, लखनऊ में हर साल सरकार लगाती है। जी। लेकिन आप इसका आकलन करिए कि उनसे अभी तक व्यापार आया। पर बीजेपी वाले तो कहते हैं कि दिल्ली में तो इतने मतलब आपने बोला कि इतने ऑफिसेज़ हैं, पर दिल्ली अगर बीजेपी वालों से ये सवाल करेंगे, तो वो ये बोलेंगे कि वहाँ पे राम मंदिर तो नहीं है। तब उसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, उन्होंने तो यहाँ पे एक राम मंदिर बहुत बनवा बड़े हमारे यहाँ कवि रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जी, मंदिर मस्जिद बैर कराते हाँ, और प्रेम कराते मधुशाला। क्या बात! इसका अभिप्राय लोग अलग लेते हैं। कहना था, जब हम मंदिर और मस्जिद में जाते हैं तो धर्म की आस्था से अपने आप को अलग पाते हैं। जी, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू बन जाता हूँ, कोई मुसलमान है तो मुस्लिम बन जाता है। जी। लेकिन जब हम मधु यानी प्रेम में आते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। प्रेम के रस में आते हैं, जी, तो हम सब बराबर होते हुँ, हैं। तो जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, जैसे हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था, जी, तो चारों ओर मधुशाला थी, जी, जहाँ पे चारों ओर प्रेम बरसता था, जी, लोगों का स्नेह रहता था। जी। दीपावली में हम सब साथ हिंदू, मुसलमान भाई सब मिल के मनाते थे। हुँ, हुँ, ईद हम सब गले मिलते थे। हुँ, तो जब ऐसी मधु होगी, तो वो क्षेत्र मधुशाला बन जाता है। जी, अब दिल्ली में मंदिर हमारे घर में, मैं हुँ, पूजा करता हूँ, हुँ, मैं आस्था से जाता हूँ। हुँ, अब अंतर ये है कि हम कैमरा लेके मंदिर में नहीं जा पाते। जी, अगर हम साधना कर रहे हैं केदारनाथ की गुफा में, जी, तो कैमरा हमारे यहाँ नहीं आ पाता है। लेकिन हमारे कुछ राजनेता हैं, वो साधना में भी कैमरे का प्रयोग करते हैं जी, और दुनिया को बताते हैं कि हम इस समय पूजा की नौटंकी में व्याप्त हैं। जी, देखिए, ये हमारी आस्था का विषय है, जी, ये मेरा पर्सनल विषय है, ये जी, मेरे और मेरे परमात्मा का विषय है, जी, ये मेरी और मेरी अंतरात्मा का विषय है। जी, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जी, किसी प्रकार के आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। इसी प्रकार से हम सब जी, इस बात को याद रखना चाहिए, जी,
मंदिर हमारे लिए सर्वोपरि, जी। मस्जिद हर उस धर्म के मानने वाले के लिए सर्वोपरि है। हुँ, ठीक है, सामाजिक रूप में जब हम रहते हैं, तो हमारे लिए बच्चों की शिक्षा, हुँ, हमारे माता-पिता के लिए अच्छी दवाइयाँ अगर बीमार हो जाएँ, जी। हमारे घर के भरण-पोषण के लिए हमको पर्याप्त कम से कम इतना धन हो कि हम अपने घर का जीवनोपार्जन कर पाएँ। पर अनुज जी भारत में इन मुद्दों पे चुनाव होता ही नहीं है। यहाँ पे तो चुनाव होता है राम मंदिर पे 370 पे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हमारे यहाँ की जनता इस बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगी, तो जिस प्रकार की रोडें, गलियाँ, शिक्षा, महिलाओं के साथ शोषण, गरीबों के लिए महँगाई बढ़ती चली जा रही है, वो हमेशा बनती रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। जी, आज जो हालात आप पाकिस्तान के देख रहे हैं, आने वाले समय में भारत भी उसी कगार पे आके खड़ा हो जाएगा, जी, अगर हम सब ने मिलकर जी, ऐसे राजनीतिक मुद्दों को खत्म नहीं किया। जी। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय इस बात पे है कि अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, हुँ, हुँ। तो दवाई तो करा दें। जी, आप मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश के कौन से मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी रहे हों, जी। कभी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? हुँ, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकार में मंत्री बनने के लिए आ जाएँगे, विधायक बनने के लिए आ जाएँगे, सांसद बनने के लिए आ जाएँगे और बच्चों की शिक्षा की बात होगी, तो शिक्षा मंत्री भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, जो उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है? जी, ये गंभीर मुद्दा है, जी। हम इस पे बात नहीं करते हैं, हुँ, तो हुँ। गुमराह कर दिया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ इस बात का सर्कुलर होना चाहिए कि सारी कैबिनेट के लोग, सारे विधायक, सांसद के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा करें। बिल्कुल। ये अंतर क्यों पैदा कर देते हैं? हुँ, कि उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं जी। और जिनसे वो नारे लगवाते हैं, हुँ, वो बेचारे नारे ऐसे मारे-मारे घूमते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अनुज जी जनता का एक सवाल ये भी है कि जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहा है, आपने गठबंधन कर लिया, पूरा विपक्ष अपने साथ कर लिया। कल तक जब आप बोला करते थे कि ये पार्टी भी भ्रष्ट है, कांग्रेस भी भ्रष्ट है, सपा भी भ्रष्ट है, बसपा भी भ्रष्ट है, शिवसेना भी भ्रष्ट है। आज आप उन्हीं के साथ अलायंस करके केवल एक पक्ष में जो पार्टी है बीजेपी उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। देखिए, एक बात हमेशा आप याद रखिए कि आपका लक्ष्य इतना बड़ा है, इस बात को हमेशा केंद्र में रखा जाए। जी, जब आप बड़े लक्ष्य की ओर चलते हैं, जी, तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता जी, है। जब राम ने थाम लिया था कि मुझे रावण को मारना है, उन्होंने सुग्रीव की सेना भी ली और बाली की सेना भी ली। बिल्कुल। उसी तरह हमारा लक्ष्य इस अहंकारी सरकार को, रावण रूपी सरकार को, जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करना है। और जब हमारे यहाँ के राम और लक्ष्मण, केजरीवाल जी और संजय भैया एक साथ निकल चुके हैं, जी, तो बहुत से लोग, हम सब जैसे वानर सेना जैसे लोगों को उनके साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य एक है, हुँ, हमारे विचार एक है, हुँ, हमको सबका साथ चाहिए। जी, हम इन मुद्दों पे तो बाद में आ जाएँगे कि आपने जो भ्रष्टाचार किया वो छोटा था या बड़ा था। लेकिन इस बात पे बड़ा विचार है कि जो आप ज़हर हमारे देश में बो रहे हैं, जी, जो इंजेक्शन ज़हर के लोगों को लगा रहे हैं, जी, उससे हमको पहले निजात दिलाना। बिल्कुल। देखिए, हमारे घर में कोई व्यक्ति चोरी कर ले, जी, उसको हम समझा सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर कोई नशे की लत में आ जाए, तो पहला हमारा कर्तव्य है नशे से उसको बाहर करना। जी, ये सरकार हमारे मन में, हमारे ज़हन में, हमारे विचार में नशा बनाती चली जा रही है हुँ, और घोरती चली जा रही है। जी, आज जो जो चारों ओर वातावरण व्याप्त है, हुँ, सबसे पहले भारत को उससे निकालना है। जी, जब भारत उससे निकल आएगा, तब आप विश्वास मानिए हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। बिल्कुल। अनुज जी जब मुझे अच्छे से याद है मैं काफ़ी छोटा था लेकिन तब अन्ना जी का आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तो जो आम आदमी पार्टी का पहला एजेंडा था, जिस पे उन्होंने पूरी राजनीति, अपना पूरा पार्टी का बेस बनाया था, वो था भ्रष्टाचार। और पिछले 1.5 साल से, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह जी और अब समन पहुँच चुका है केजरीवाल जी के पास भी। तो इस पे आपकी क्या विचारधारा है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि
ना जिस एजेंडे पे आपने लड़ाई की वही आपके ऊपर थोपा जा रहा है। देखिए संबित पात्रा जी ने तो ये भी कह दिया कि भ्रष्टाचार के आप लोग वो हैं, जनक हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। देखिए मैं जिस प्रकार से जब गंगा अपने उद्गम स्थान से चलती है, जी, तो जो बूंद पानी का लेके चलती है, लोगों को सींचते हुए, पानी देते हुए, प्यासों को पानी देते हुए, अंतिम गंगा सागर तक वही पानी आगे तक जाता है। जी, तो आप विश्वास मानिए, आम आदमी पार्टी का जो लक्ष्य पहले दिन था, जी, वो हमारे सांस की अंतिम सांस तक वही है। जी, हमारा लक्ष्य था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जी, और आम आदमी पार्टी आज भी उसी विचारधारा के साथ उतनी ही तत्परता से खड़ी हुई है। जी, अब आपने कहा कि हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल डाला गया। जी, मैं संशोधन करना चाहूंगा कि हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप की धाराओं में जी, फंसा के जेल में डाला जी, गया। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए। जब तक इस बात का प्रमाण ना आ जाए जी, कि क्या आरोप सिद्ध, जी, देखिए बहुत बड़ा इसमें हमारे यहाँ जो इसको हम कहते हैं कानूनी दांवपेच, जी, सरकार ने अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हुए कानूनी दांवपेच के तहत जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का। हुँ, लेकिन आपको पता है कि चाहे भगत सिंह को जेल में डाल लीजिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद को डालने की कोशिश करिए, लेकिन अगर उनके मिशन में देश की आजादी का मामला था, जी, मन था, उसी तरह हमारे भी मन में जी, देश से भ्रष्टाचार को मुक्त कराने का जज्बा है। इसको कोई अलग नहीं कर सकता। हुँ, अंग्रेजों ने बड़ा प्रयास किया जी, कि जेल में यातनाएं देकर हमारे जन नायकों को डराने का धमकाने का काम करना। उसी प्रकार ये सरकार हमारे राजनेताओं के साथ, हुँ, हमारे जो कट्टर ईमानदार लोग हैं, जी, चाहे वो केजरीवाल जी हो, संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, इनको जेल में डालने का काम करके हमको डराने का काम कर रहे हैं। जी, लेकिन हम डरने वाली कौम नहीं है। बिल्कुल, हम वो कौम नहीं है जो अपने देश को बेचने के लिए इनकी यातनाओं से डर जाए। जी, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब मुझे बताइए, ये कथित शराब घोटाला जिसकी बात हो रही है, हुँ, ये है क्या? जी, इसमें कौन सा घोटाला हुआ? हुँ, इसमें किसको फायदा पहुंचाया गया? जी, किसके माध्यम से? जी, आपको भी ज्ञात होगा, केवल एक गवाह जिसने 16 बार अपने बयान दिए, 17वीं बार वो सरकारी गवाह बन गया। 17वीं बार के बयान के आधार पे संजय भैया को, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया। जी, 16 बार क्या वो झूठ बोल रहा था? हुँ, दूसरा, कि कानून में बयानों से महत्वपूर्ण होता है साक्ष्य। जी, मैं विधि का जी, विद्यार्थी रहा हूँ और पेशे से भी अधिवक्ता हूँ। जी, साक्ष्य कोई ऐसा, आपने सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी सुनी होगी, इसी मामलों में कई बार आई कि आपके पास ऐसी कोई साक्ष्य हो, जी, उनको जी, केवल जवानी जमा खर्च हुँ, की अरोड़ा जी ने कहा कि मैंने उनको पैसा दिया। जी, अरोड़ा जी ने कहा कि मैंने इनके इनके माध्यम से पैसा दिया। हुँ, हुँ, उन लोगों ने कहा कि मैं अरोड़ा जी से कोई पैसा नहीं लिया, हुँ, इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। हुँ, कोई पैसे की ट्रेल अभी तक सामने नहीं आई, जी, किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ, किसको गया। जी, केवल कहना कि 365 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, जी, जिसके आधार पर हम जांच कर रहे हैं। जी, देखिए हुआ क्या है कि जिन धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया गया, उन धाराओं के खेल का इस्तेमाल करते हुए भारत की सरकार और ईडी ने जी, हमारे नेताओं का, जी, क्योंकि जब देखिए संविधान बना तो कुछ उसमें ऐसी धाराएं बनी जो कि अवेलेबल थी, कुछ ऐसी थी जो नॉन अवेलेबल थी, जी, कुछ ऐसी बनती हैं जिनमें कि आपकी चार्जशीट फाइल होने के बाद ये विचार किया जाता है कि आपको बेल होगी या नहीं। लेकिन हमारे नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आपको लगता था ये 2 करोड़ की घूस का मामला है, तो घूस में मुकदमा दर्ज करते ना। जी, पीएमएलए की धारा 70 में मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज करने की क्या जरूरत थी? जी, ये उसी प्रकार से है जब कोई राजनीतिक दल आंदोलन कर रहा हो और उसके नेताओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाए बिल्कुल, कि साहब आप रोड क्यों जाम कर रहे थे, आप पुतला क्यों फूक रहे थे। हुँ, हुँ, आपने धाराओं का खेल किया, इसलिए हमारे नेता
संविधान के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार जेल, आरोप से जेल में नहीं है। जी। तो कहीं न कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जो अच्छा मेन चेहरा है, उनको टारगेट कर रही है। नहीं, बीजेपी का टारगेट आम आदमी पार्टी नहीं है, जी, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है उनका। वो ये बात को समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी जो 10 सालों में 2 राज्यों में सरकार बना चुकी, कई राज्यों में उसके विधायक हैं, कई राज्यों में उसके मेयर हैं, कई जगह उसके सभासद हैं। अगर इस तरह से आम आदमी पार्टी अपने को विस्तार करती रही, तो आने वाले 4-5-10 सालों में आम आदमी पार्टी केंद्र की सरकार के साथ-साथ सभी राज्यों की सरकारों में हो। बिल्कुल। और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने ये दमनकारी नीति अपनाने का काम किया है। कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अगर जेल में डाल देंगे, कि हम डर जाएँगे। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम न्यायालयों का सम्मान करते हैं और जब तक आप विश्वास मानिए कि कल हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते थे, आज लड़ते हैं और कल भी लड़ते रहेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में हमारा 0% टॉलरेंस है। हुँ, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है हुँ, कि सारे भ्रष्टाचारियों को हुँ, अपनी पार्टी में लेकर हुँ, उनको ये बता दें साहब ये तो साफ हो गए। तो ऐसे पाउडर से धुल के आए हैं हुँ, कि अब इनमें कोई दाग नहीं रहा। जी, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो व्यापम घोटाले में, जी, चाहे अजीत पवार हो, जी, हम किसी भी ऐसे आदमी का साथ देने को तैयार नहीं हैं, हुँ, जिसके दामन में देश की गाढ़ी कमाई, लोगों की गाढ़ी कमाई खाने का दाग। जी, इस प्रकार से लोग अपना परिश्रम का पैसा जमा करते हैं, जी, टैक्स जमा करते हैं। कि हमारे यहाँ रोड बनेगी, गली बनेगी, मोहल्ले बनेंगे, लाइट बनेगी, स्कूल बनेंगे, लेकिन सरकारी तंत्र वो पैसा खा जाता है और कुछ लोगों के पास वो पैसा जमा हो जाता हुँ, है। अब आगे मुझे बताइए कि अगर इस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं हो रहा था, जी, तो कौन-सी डिग्री लेकर जी, अमित शाह जी के बेटे हुँ, सचिव बने? हुँ, कितने उन्होंने मैच खेले हैं, हुँ, कितने टेस्ट मैच खेले हैं, जी, कितने वनडे खेले हैं। कोई भी पैरामीटर्स नहीं है सरकार के। हुँ, जब जहाँ चाहा जिसको लाभ बैठा दिया जी, और बाकी युवा क्या करेगा? उनके पीछे नारे लगाएगा। उनका बेटा पैसे कमाएगा, बाकी युवा नारे लगाएगा और अपने घर को कहाँ जंगल में बेच आएगा, क्या करेगा? इस बात की गंभीरता को समझिए कि हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जी, उसकी अलायंस है, जी, वो देश को दीमक की तरह खराब करना चाहती जी, है, खोखला कर जी, सिर्फ हमको राष्ट्रवाद, देशवाद, जातिवाद, धर्मवाद इनमें उलझाकर हुँ, ये देश हम सब हिंदुस्तानियों जी, को इस बात को हमेशा याद बिल्कुल, जिस प्रकार से हम अपनी 5 उँगलियों को बराबर अहमियत देते हैं, जी, उसी प्रकार से इस देश में हर धर्म के मानने वाले हुँ, उतनी ही जगह, उतनी ही महत्व और उतनी ही आवश्यकता है इस देश को। बिल्कुल, हम अपनी उँगलियाँ नहीं कटा सकते, जी, इसीलिए किसी भी धर्म को हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है, जी, वो हम सबके असमंजस और भाईचारे से, बिल्कुल। उसके बगैर हिंदुस्तान ही नहीं। अनुज जी, जिस जैसा कि अभी माहौल चल रहा है भारत का, दिन पर दिन कहीं न कहीं ईडी का छापा, कोई न कोई अंदर कहीं केजरीवाल को समन, धीरे से अभी सुनने में आ रहा है राघव चड्ढा की बारी है। अखिलेश यादव जी का बयान आया था अभी कि धीरे-धीरे करके सारी पार्टियों में ऐसा पड़ने वाला है छापा। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? 2024 में चुनाव है, अभी कुछ ही महीने बचे हैं। देखिए जब अंग्रेजों का शासन था, वो अपनी प्लानिंग करते थे जी, और क्रांतिकारी लोग देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते जी, थे। हमारी एक ही प्लानिंग है कि संघर्ष जारी रहे हुँ, और देश की अस्मिता को बचाने के लिए जी, हमको जेलों में डाल दिया जाए, हमसे और यातनाएँ दी जाएँ, हुँ, लेकिन हम डरने और टूटने वाली कौम नहीं मैंने पहले कहा। बिल्कुल। तो आप हमारे व्यूअर से और आज का जो युवा है, जो पीछे है राजनीति में, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन का राजनीति। जी, हम अगर इससे अलग होते हैं, तो आप मान लीजिए कि हम आने वाले कल में अपने बच्चों का, अपने परिवार का नुकसान जी, हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए।
जो नेता, जी, जो सांसद, विधायक, वार्ड अध्यक्ष, सभासद, कोई भी हमारे यहाँ जो बन रहा है, जी। वो केवल हमारा काम करने की सहूलियत करने के लिए हमारा सेवक है, हुँ, उसका दायित्व है। आप मुझे बताइए, अगर टीचर बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करेगा, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? जी, डॉक्टर अगर अपने पेशे से सही दवाई देने का काम नहीं करेगा, तो मरीजों का क्या होगा? जी, कोई भी धर्म का धार्मिक पुजारी, मौलवी, पंडित जी अगर धर्म की नीतियों को समझाने का काम नहीं करेंगे, तो उस धर्म का क्या होगा? जी, इसी प्रकार से अगर देश के राजनेता देश के संगठन और निर्माण का काम नहीं करेंगे, तो देश का क्या होगा? जी, ये प्रश्न हमारे युवाओं को अपने राजनेताओं से पूछना जी। होगा। हमको मुर्गा और दारू में बिकना नहीं होगा। हुँ, हमको पूछना होगा कि हमारी रोड खराब क्यों है? जी, हम जब किसी को वोट करने से पहले जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भई उनको ये लाभ मिल गया, जी, तो आप विश्वास मानिए कि कोई नेता अगर मुझे ₹500 का कोई लाभ देगा, जी, तो वो ₹5000 कमाएगा। बिल्कुल। और ऐसे जिसको लाभ देगा, उस मोहल्ले में कभी विकास नहीं कराएगा, कागज़ों में विकास करा के उसका पैसा अपनी जेब में रख लेगा। जी, और आप उससे आँखों में आँखें डाल के पूछ नहीं पाएँगे। हुँ, क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि मैं पूछूँगा तो वही मुझसे पूछेगा कि मैंने ₹500 का दारू मुर्गा चुनाव में तुम्हें खिलाया था, उसका क्या हुआ? जी, तो 5 साल तक वो खाता है, चुनाव में अगर हम खाएँगे, तो यही रोडें, यही गलियाँ, यही शिक्षा, यही रोज़गार, हमको ऐसे ही महँगाई बढ़ती दिखाई। बिल्कुल। हमको अपने को संयम में रखना होगा। जी, सभी युवाओं से है कि शिक्षित हों, सवाल करें, सवाल के पीछे तक जाएँ और अपने देश को, अपने परिवार को बनाने का काम करें। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया और ये सवाल मेरे सवाल नहीं है, ये वो सवाल थे जो हमारी भारत की जनता आए दिन मैं न्यूज़ पे सुनता रहता हूँ, जो ये सवाल है, मैंने वही रिपीट किए हैं और मैं आपके माध्यम से ये अपने व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको अपने स्टूडियो बुलाया और बहुत-बहुत आने के लिए धन्यवाद। कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि फिर से आपसे मुलाकात होगी जल्द ही और अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि अ, पेशे से वकील, दिमाग से राजनीतिक और दिल से हिंदुस्तानी अनुज शुक्ला जी डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर कांग्रेस में बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनको जो लाइफ़ का स्ट्रगल है, इन सब चीज़ों की नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया है और अगर इन्होंने युवावस्था में राजनीतिक करियर शुरू किया है, तो कहीं न कहीं आपको भी राजनीति में इंटरफेयर करना पड़ेगा, भारत को बचाने के लिए। बाकी इसी तरह की न्यूज़ के लिए और ऐसी नॉलेज के लिए जुड़े रहें डॉक्टर वन फैक्ट के साथ।